आज के वीडियो में हम बात करेंगे AELDC नायर के द्वारा जो CBT एग्ज़ाम कराई गई थी उसमें OHE PSI से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 जो है उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन OHE नॉर्मल कैंटिलीवर असेंबली हैज़ विच टाइप ऑफ इंसुलेटर, यानी कि जो कैंटिलीवर असेंबली है उसमें किस प्रकार के इंसुलेटर लगे होते हैं। तो पहला है स्टे आर्म, सेकंड ब्रैकेट, 9 टन और स्टे आर्म एंड ब्रैकेट इंसुलेटर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा स्टे आर्म एंड ब्रैकेट इंसुलेटर। तो जो कैंटिलीवर असेंबली है उसको हमको देखें इस प्रकार से दिखती है। अब देखो इसमें ऊपर एक इंसुलेटर लगा है और एक इंसुलेटर यहाँ पे लगा है। तो ये जो असेंबली है इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ट्यूब। तो इसमें जो इंसुलेटर लगा ये कहलाएगा ब्रैकेट इंसुलेटर। और इसको हम बोलते हैं स्टे आर्म या स्टे ट्यूब। तो इसमें जो इंसुलेटर लगा है ये कहलाएगा स्टे ट्यूब इंसुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब इंसुलेटर है ना। तो इसका सही आंसर हुआ स्टे आर्म एंड ब्रैकेट इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लगातार OHE मास्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो दो OHE मास्ट होते हैं उनकी जो बीच की जो दूरी है उसको हम स्पान बोलते हैं। तो जो लेंथ है वो कहलाएगी स्पान लेंथ। तो पहला आंसर इसका सही है। तो देखिए जैसे ये हमारा एक दो मास्ट है OHE के और बीच में जो है हमारे OHE लगी हुई है। तो इस मास्ट से इस मास्ट के बीच की जो लेंथ है वो कहलाएगी स्पान लेंथ, है ना। ये यहाँ से हाइट है, इनकम्ब्रेंस है, ड्रॉपर है, तो ये सभी अपन धीरे धीरे बात करेंगे। तो अभी स्पान लेंथ की बात करी हमने, तो दो मास्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्पान लेंथ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेटिंग ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, यानी कि जिसको है ना, वो किस प्रकार SSP पे जो है वो किस प्रकार का लगा होता है, यानी कि क्या उसकी रेटिंग होगी। तो अगर हम बात करें 100 kVA, 50 kVA, 25 kVA और 10 kVA, तो जो आजकल SP SSP इन पे जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगा होता है वो होता है 10 kVA का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोड कम है। लेकिन अगर वो स्टेशन के बारे में पूछता तो स्टेशन क्या है कि छोटे बड़े होते हैं, है ना। तो वहाँ पे जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग भी चेंज रहती। तो यहाँ पे स्पेशल उसने SSP के बारे में पूछ रहा है। तो SSP पे 10 kVA का होता है ना। अगर हम ऐसे बात करें तो जो बड़ा स्टेशन है तो वहाँ पे रेटिंग चेंज हो सकती है, छोटा स्टेशन वहाँ पे रेटिंग चेंज हो सकती है। यानी कि ये 5 kVA, 10 kV है, 25 kVA है ना। इस प्रकार से अलग अलग रेटिंग में आता है, लेकिन यहाँ SSP के हिसाब से वो 10 kVA। अब किस प्रकार का दिखता है ये, तो देखिए ये एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है। इसका यूज़ क्या होगा, है ना। तो अगर इसकी यूज़ की बात करें तो जितनी भी लोड होता है जैसे SP SSP पे लाइटिंग लोड या पैनल में जो बैटरी चार्जिंग के लिए लोड चाहिए, तो वो सभी के लिए जो सप्लाई है वो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से ही अरेंज होती है। बाकी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर जो होता है उसका हमको क्या यूज़ है। अगर हम बात करें ऐसे तो पावरिंग ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, है ना। तो इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी लो वोल्टेज पावर फॉर ए रेंज ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूडिंग, यानी किस किस को सप्लाई देता है। तो सिग्नल सिस्टम जो होता है उसके लिए जो सप्लाई चाहिए, लाइट सिग्नल, स्विचिंग स्टेशंस एंड अदर सिग्नल इक्विपमेंट, उनके लिए सप्लाई जो है इसके द्वारा मिलती है। सब स्टेशन पे जो लाइटिंग है, प्रोवाइडिंग लाइटिंग फॉर कंट्रोल रूम, सब स्टेशन एंड अदर एरियाज, वहाँ पे भी लाइटिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल सिस्टम, पावरिंग रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट, सर्किट ब्रेकर एंड अदर कंट्रोल सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी हमको ऑक्सिलरी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है तो उसी के नाम से उसका जो नाम है ट्रांसफार्मर का उसको ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसकी जो रेटिंग होगी, रेटिंग यानी कि जो वोल्टेज रेटिंग, वो होगी 25 kV टू 240 वोल्ट, है ना, क्योंकि 240 वोल्ट ही हम लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन टेंजेंट ट्रैक कॉन्टैक्ट वायर इज नॉर्मली गिवन ए स्टेगर, है ना। तो देखो स्टेगर क्या होता है, स्टेगर आपने देखा होगा। इसका तो हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा 200 mm, है। तो स्टेगर क्या है, देखो ये एक पेंटो है। इस पेंटो के ऊपर आपको देखो एक ग्रीन है, एक है ना येलो है और एक रेड, तीन टाइप के निशान दिख रहे हैं। तो जो OHE वायर होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता है, यानी कि एक ही जगह नहीं घिसता है।
तो पेंटो के ऊपर जो स्ट्रिप होती है उसके ऊपर आप देखोगे कि यूनिफॉर्म घिसाव होता रहता है। तो यूनिफॉर्म घिसाव कब होगा? जब हमारे जो OH वायर है इसके अंदर अलग अलग जगह पे ये मोशन रहेगा। तो यह जो जिग जैग मोशन जो है OH वायर का, उसी को हम बोलते हैं स्टेगर। अब वो कितना होता है? तो वो होता है 200 mm प्लस और माइनस। यूनिफॉर्म जो घिसाव है उसके लिए, अगर यूनिफॉर्म घिसाव नहीं रखेंगे तो क्या होगा? पेंटो के ऊपर जो स्ट्रिप उसमें ग्रूव बन जाएगा, और ग्रूव हो जाएगा तो हमको दिक्कत आएगी, है ना। तो देखो यहाँ पे देखें तो ये इस टाइप से ऐसे ऐसे, यानी कि जिग जैग मोशन जो रहेगा OH वायर में, इसी को हम बोलते हैं स्टेगर। ठीक है। प्लस माइनस 200 mm सीधी लाइन पे, और जो कर्व लाइन है वहाँ पे ये प्लस माइनस 300 रहेगा। और आपको मैं बता दूँ कि जो न्यूट्रल सेक्शन वगैरह होता है ना, वहाँ पे जो स्टेगर होता है वो 0 होता है, यानी कि वहाँ पे हमको स्टेगर नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही छोटा एरिया होता है। तो आपने देखा स्टेगर क्या है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा और देखो, ये OH वायर के ऊपर प्लस माइनस इस टाइप से जो है जिग जैग मोशन जो वायर का होता है OH का, उसी को हम बोलते हैं स्टेगर। पेंटो फ्लैश ओवर रिले इज यूज्ड इन TSS फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। देखो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि जो पेंटो फ्लैश ओवर रिले है ये TSS पर किसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। तो देखो TSS सप्लाई किसको फीड करता है? OH को फीड करता है ना। तो सीधी सी बात है कि जो पेंटो फ्लैश ओवर रिले है वो OH की प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है। अब ये किस प्रकार से दिखती है? तो देखो इस प्रकार से जो है ये लगी हुई दिखती है, और इसका मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है डिटेल कि क्या क्या काम करती है ना। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। पेंटो फ्लैश ओवर रिले OH लाइनों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो फ्लैश ओवर से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करता है। किसके लिए? OH लाइन्स के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर होगा OH। तो एक बार आप इसको भी पढ़ लेना, थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पेंटो इंटेंगलमेंट हो जाता है, यानी पेंटो जो फंस जाता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है इन प्रॉपर एडजस्टिंग ऑफ ATD। ATD का मतलब होता है ऑटो टेंशनिंग डिवाइस। इम्प्रॉपर स्टेगर, अगर स्टेगर सही नहीं है तब भी फंस सकता है। इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट है ATD का, तब भी फंस सकता है। इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ टर्न आउट एंड क्रॉस ओवर। देखो टर्न आउट और क्रॉस ओवर पे भी अगर कुछ दिक्कत है तो भी पेंटो इंटेंगलमेंट हो सकता है। तो इसका आंसर जो है ऑल गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। तो तीनों ही प्रॉपर रीजन बनते हैं कि भाई पेंटो इंटेंगलमेंट के लिए, तो इसका सही आंसर होगा सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसकनेक्टर डिसकनेक्ट फ्रॉम OH अपॉन फेलियर। तो देखो डिसकनेक्टर जो है वो किसके साथ लगा होता है, पहले तो ये बता दूं मैं आपको। डिसकनेक्टर जो है वो लाइटिंग अरेस्टर, यानी कि जो एले है उसके साथ लगा होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि डिसकनेक्टर डिसकनेक्ट करता है, किसको डिसकनेक्ट करेगा? एले को, लाइटिंग अरेस्टर को। तो इसका सही आंसर होगा एले, लाइटिंग अरेस्टर। तो किस प्रकार से दिखता है? देखो ये लाइटिंग अरेस्टर है, तो देखो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, यही जो है ये इसकी केप है ना, यहाँ पे इस टाइप से ये लगा हुआ दिखता है। तो इसी को हम डिसकनेक्टर बोलते हैं। ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी दिखाया गया है और यहाँ पे भी ये दिखाया गया है, और ये है एले है, लाइटिंग अरेस्टर है। तो डिसकनेक्टर किसको डिस करता है? वो करेगा लाइटिंग अरेस्टर को। इन AC ट्रैक्शन स्पान लेंथ वेरीज इन स्टेप अप। देखो ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ना। AC ट्रैक्शन में जो स्पान की लंबाई होती है वो 4.5 मीटर के जो अंतराल में जो है वेरी होती है। तो इसका सही आंसर होगा 4.5 मीटर। द पावर सप्लाई बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रैक्शन सब स्टेशन फीडिंग द OH इन TRD सेपरेटेड बाय। अब वो किसके द्वारा सेपरेट होती है? तो वो SP बना होता है वहाँ पे, है ना, न्यूट्रल सेक्शन जहाँ होगा। ठीक है। तो न्यूट्रल सेक्शन कहाँ होता है? SP पे होता है, तो वो है सब सेक्शनल पैरेलल, यानी SP की वो बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर है SP। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे देखिए TSS है और ये SP है, तो यहाँ पे वो दो अलग अलग को फीड कर सकता है ना। तो अब इसको देखो, इसमें 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। सब सेक्टर सेक्टर, तो जो TSS से लेके SP तक का जो सेक्शन है वो कहलाता है सेक्टर, और TSS से SSP या SSP से SP तक का जो सेक्टर है वो कहलाता है सब सेक्टर, है ना। तो इस टाइप से ये है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन अलग करता है? तो वो करता है SP।
इन डिफरेंस टू ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फुल फॉर्म ऑफ OOR, इसका तो फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ रन, है ना। तो इसका सही आंसर है आउट ऑफ रन। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन ऑफ OH स्ट्रक्चर ऑन प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी लेस देन, ये भी काफ़ी पॉपुलर है क्वेश्चन। देखो ये इसलिए बोल रहा हूँ पॉपुलर क्योंकि ये कई कई एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, है ना। तो 4.75 मीटर, ये तो आपको ऐसे ही पता होगा कि ये प्लेटफॉर्म पर जो OH का इम्प्लांटेशन होता है वो 4.75 मीटर होता है। ठीक, ये देखो इम्प्लांटेशन क्या है ना, क्या होता है। तो जो सेंटर ट्रैक है वहाँ से OH के जो मास्ट है स्ट्रक्चर, उसकी जो डिस्टेंस है यही कहलाती है सेटिंग डिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं, और सेटिंग डिस्टेंस को ही हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इम्प्लांटेशन, आपने देखा तो प्लेटफॉर्म पे होता है 4.75 मीटर। इन OHE फॉर टर्मिनेशन ऑफ एंटी क्रीप वायर, है ना, ऑन OHE मास्ट, किस प्रकार का इंसुलेटर वहाँ पे लगा होता है। 9 टन इंसुलेटर, ब्रैकेट, स्टे आर्म, एनी इंसुलेटर कैन बी यूज्ड। देखो स्टे आर्म और ब्रैकेट के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये वहाँ पे नहीं होगा, तो इसमें बचा है 9 टन। तो जो 9 टन इंसुलेटर है यहीं पे जो है एंटी क्रीप या टर्मिनेशन जो होता है वहाँ पे लगा होता है, और ये इस प्रकार से हमको दिखता है। किस प्रकार से, आंसर तो इसका है 9 टन, और ये इस प्रकार से हमको दिखता है 9 टन इंसुलेटर, ये पोर्सलिन का है। तो एंटी क्रीप या जो टर्मिनेशन होता है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। इन ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पावर ब्लॉक ऑन सेकेंडरी लाइन, यार्ड लाइन, स्लाइडिंग ETC इज ग्रांटेड बाय, किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर के द्वारा। देखो वो हमेशा ध्यान रखना, मेन लाइन अगर होगी तो वहाँ पे TPC और इन सब से परमिशन लेने के बाद ही हमको जो है वो मिलता है, ब्लॉक मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है सेकेंडरी लाइन या यार्ड लाइन या साइडिंग की बात करता है, तो वहाँ पे जो स्टेशन कंट्रोलर है यानी कि जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है या यार्ड मास्टर है, उसकी परमिशन से ही मिल जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा स्टेशन मास्टर एंड यार्ड मास्टर। इन TRD and with reference to SCADA remote terminal unit is provided at, ये कहाँ लगी होती है, TSS, SP या SSP। तो देखो SCADA तो हमारा सभी जगह लगा होता है, TSS पे भी होता है, SP पे भी होता है, SSP पे भी होता है, यानी कि हर जगह का जो डाटा है वो TPC जो कंट्रोलर होता है वो ऑनलाइन मॉनिटर करता है ना, और वहाँ से वो ओपन क्लोज भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो RTU है वो इन सभी पे लगाया जाता है। RTU क्या होता है, रिमोट टर्मिनल यूनिट, जो कि सप्लाई दे के जो है हमारे मॉड्यूल्स जो होते हैं उसमें अलग अलग वो ऑपरेट होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कि जो RTU है और जो स्काडा है वो सभी जगह लगा होता है, और स्काडा के ही पार्ट है RTU, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, तो TSS, SP और SSP तीनों पे ये लगा होता है। नेक्स्ट है 1 × 25 kV ट्रैक्शन सब स्टेशन फीडिंग डबल लाइन सेक्शन, हाउ मेनी फीडर सर्किट ब्रेकर आर प्रोवाइडेड। डबल लाइन सेक्शन को सप्लाई फीड करने वाले 1 × 25 kV सब स्टेशन में कितने फीडर सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो देखो दो ही सर्किट ब्रेकर हमेशा होते हैं, है ना। अब देखो 1 × 25 इसलिए लिखा है क्योंकि आजकल हमारे पास एक और OHE है 2 × 25 वाली, है ना, इसलिए यहाँ पे 1 × 25 को सेग्रीगेट किया है। तो इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है, अब कहाँ होगा, कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये TSS है, तो ये अप लाइन है और एक डाउन लाइन है, तो यहाँ पे फिट करने के लिए हमारे पास सर्किट ब्रेकर 1 है और ये 2 है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो TSS है वहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर जो है वो 2 लगे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है उसने कि TSS पे कितने जो है फीडिंग सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। तो अप लाइन और डाउन लाइन के लिए 2 लगे होते हैं, तो यहाँ पे हमने आंसर लगाया उसका 2। यहाँ पे भी देखोगे आप तो यहाँ पे 2 लगे हैं, एक ये है और एक ये है ना? ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में 1 × 25 kV सब स्टेशन का कंबाइन अर्थ रजिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग लगभग हर एग्ज़ाम में पूछता है कि जो कंबाइन जो रजिस्टेंस होता है अर्थिंग का वो कितना होता है। तो इसका सही आंसर है 0.5 ओम, है ना। तो 0.5 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर फिक्स्ड ऑटोमेटिक कैपेसिटर बैंक इज प्रोवाइडेड एट, कहाँ लगा होता है? तो देखो ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो TSS है, TSS के ऊपर ही ये लगा होता है ना, कैपेसिटर बैंक। तो इसका सही आंसर होगा TSS। किस प्रकार का दिखता है वहाँ पे? तो देखो इस प्रकार से कैपेसिटर बैंक हमें वहाँ पे TSS में लगे हुए दिखते हैं। तो TSS पे जो कैपेसिटर बैंक है यही उसका इमेज लिया है मैंने एक, तो ये आपको दिखाया है। ये मोस्टली फिक्स टाइप के ही होते हैं, है ना। OHE में पूरे स्पान की लंबाई में कॉन्टैक्ट वायर को जिग जैग तरीके से क्यों लगाया जाता है? देखो अभी हमने बात किया था ऊपर एक क्वेश्चन में, जिग जैग तरीका मतलब कि स्टेगरिंग की बात कर रहा है। तो टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव ऑन पेंटोग्राफ पेन, बिल्कुल सही है ना, ताकि ग्रूव्स ना बने, है ना। नहीं तो क्या होगा कि अभी आपने देखा था कि पेंटो के ऊपर वो पूरा घिसाव करता है तो एक जगह ग्रूव नहीं बनता है ना। टू अवॉइड ब्रेक डाउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव ऑन पेंटोग्राफ पेन, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रूव बन जाएगा तो क्या होगा, है ना, हमको ब्रेक डाउन हो सकता है। टू इंश्योर यूनिफॉर्म रबिंग ऑफ पेंटोग्राफ कार्बन स्ट्रिप, तो कार्बन स्ट्रिप अब इसके ऊपर जो लगी होती है मैंने आपको बताई थी, उसका जो घिसाव है वो यूनिफॉर्म रहे, है ना। तो इसका जो आंसर है तीनों ही सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, ऑल आर ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसीलिए हम स्टेगरिंग करते हैं या स्टेगर दिया जाता है। ठीक है, वो कितना होता है स्टेगर, अभी आपको बताया था ऊपर वाला क्वेश्चन में, ±200, और कर्व है तो वहाँ पे 300 तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में से रिटर्न करंट नहीं जाता है, किस में से नहीं जाता है ना, कौन से बॉन्ड बॉन्ड की बात? तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बॉन्ड है, रेल बॉन्ड है, क्रॉस बॉन्ड है, जेड बॉन्ड है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा स्ट्रक्चर बॉन्ड। स्ट्रक्चर बॉन्ड जो होता है इसमें से रिटर्न करंट नहीं जाता है। तो इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि बॉन्ड क्या होता है और किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम बात कर रहे थे, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूछ रहा है कि देखो ये एक मास्ट है, स्ट्रक्चर है ना, इसके अर्थिंग की हुई है, तो इसमें तो लीकेज तभी आएगा करंट जब इसके ऊपर कोई लीकेज होगा करंट, है ना। इसीलिए ये रिटर्न का काम नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा जो ट्रैक है, हमारा ट्रैक हम जानते हैं कि ये रिटर्न का काम करता है। तो जो ट्रैक है, दो आपने देखा होगा, दो ट्रैक होती है, एक पॉजिटिव ट्रैक बोलते हैं हम उसको और एक नेगेटिव ट्रैक बोलते हैं। तो नेगेटिव ट्रैक जो है हमारी OHE की सप्लाई जो है वो रिटर्न जाती है, और जो पॉजिटिव ट्रैक है उसको सिग्नल वाले यूज़ करते हैं। तो हम जिसको यूज़ करते हैं वो है नेगेटिव ट्रैक। अब हमारा नेगेटिव ट्रैक है, कंटिन्यूटी पूरी प्रॉपर होगी तो ही हमारा सप्लाई सिस्टम काम करता है, यानी कि एक क्लोज सर्किट होना चाहिए। तो क्लोज सर्किट बनाने के लिए हम रिटर्न ट्रैक का यूज़ करते हैं। तो रिटर्न ट्रैक हमारी नेगेटिव ट्रैक होती है ना। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से तो यही स्ट्रक्चर बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर को हमने रेल के साथ कनेक्ट किया गया है, तो इसमें रिटर्न करंट नहीं जाता है। लेकिन इसके अलावा देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी बॉन्ड है, तो देखो ये दो ट्रैक यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने एक कंटिन्यूटी लगा रखी है। तो इसी प्रकार से पूरी कंटिन्यूटी जो है हमारे पूरे सेक्शन में चलती है। तो देखो यहाँ पे भी ये कंटिन्यूटी बॉन्ड लगा रखे है ना, ये देखो सब बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखो ये भी बॉन्ड है ना, कंटिन्यूटी बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो ट्रैक है वो कंटिन्यूस जो है प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड नहीं होगा तो क्या होगा, रिटर्न सप्लाई जो है TSS पे नहीं पहुंच पाएगी, है ना। वहाँ पे बड़ी ड्रेल देखा होगा आपने लगी होती है, तो जो रिटर्न सप्लाई है बड़ी ड्रेल के थ्रू वापस TSS के ट्रांसफार्मर में चली जाती है। इस प्रकार से हमारा एक क्लोज सर्किट बनता है। इसके अलावा जो और भी बॉन्ड है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रॉस बॉन्ड है ना, ये देखो क्रॉस में लगा हुआ है, क्रॉस बॉन्ड है। ये भी एक बॉन्ड है, तो ये जेड बॉन्ड टाइप का आपको दिख रहा है, ये क्रॉस बॉन्ड है, और यहाँ पे देखो ये जेड बॉन्ड है ना। ये जेड बॉन्ड इसको बोलते हैं, जेड के जैसी इसकी जो है शेप बन रही है। तो ये बॉन्ड क्या है, ये देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे पतला सा वायर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये सिग्नलिंग के लिए हम एक ट्रैक का यूज़ करते हैं और एक ट्रैक हमारा रिटर्न का काम करती है। तो हमारे जो वाले जो ट्रैक है वो नेगेटिव ट्रैक होती है, और जो पॉजिटिव ट्रैक है उसको सिग्नल वाले यूज़ करते हैं। तो पूरी कंटिन्यूटी हमारे ट्रैक की बनाने के लिए हमको बॉन्ड लगाना पड़ते हैं, तो इसीलिए अलग अलग टाइप के बॉन्ड हमको देखने को मिलते हैं। और ये जो जेड बॉन्ड है ये कहाँ लगे होते हैं, तो ये जहाँ पे होम सिग्नल होते हैं वहाँ पे उसके 30 मीटर के जो है उस उधर लगे होते हैं, है ना, कंटिन्यूटी बनाते हैं कुल मिला के बॉन्ड, आप ये ध्यान रखिए। TI और MI 28 आप ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पर्टेंस टू, ये किसके लिए है?
तो OHE के टर्न आउट और क्रॉस ओवर पर एडजस्टमेंट के लिए जो है ये ट्रैक है ना, TI और MI है ना। तो इसका सही आंसर होगा OHE के टर्न आउट और क्रॉस ओवर एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है RTU में पावर सप्लाई कार्ड का उपयोग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो RTU स्काडा सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है, उसी का पार्ट है ना। तो इसका जो यूज़ किया जाता है कि जो 110 वोल्ट DC हम इसको देते हैं, ये उसको डिजायर्ड DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है, जितना चाहिए उतना ये देता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा जो RTU होता है वो 110 वोल्ट DC को आवश्यक DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द फिक्स पार्ट ऑफ द ड्रॉपर इज। तो जो ड्रॉपर होता है उसका जो फिक्स पार्ट है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 105 mm। तो देखो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझाता हूँ। ये ड्रॉपर है ना। ये ड्रॉपर का काम क्या है कि ये कैटनरी और जो कॉन्टैक्ट वायर है उसके बीच में जो है ये लगा होता है ना। अब देखो यहाँ पे इसका जो दो पार्ट है, एक वेरिएबल पार्ट है जो ऊपर नीचे होता रहता है और एक फिक्स पार्ट है। तो ये जो फिक्स पार्ट है इसी की जो लेंथ है वो होती है 105 mm और जो वेरिएबल है वो अलग है ना। तो यहाँ पे उसने ये पूछा है कि जो ड्रॉपर है उसके जो फिक्स्ड पार्ट है, फिक्स्ड लेंथ वाला पार्ट, उसकी लेंथ कितनी है। तो 105 mm ये इसका आंसर है। और ये ड्रॉपर है, नीचे कॉन्टैक्ट वायर है और ऊपर जो है ये कैटनरी वायर है। इंसुलेटेड ओवरलैप में तारों के दो सेट है ना के एयर गैप द्वारा एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। तो 500 से जो है वो इंसुलेटेड होते हैं, है ना। एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं कितने पे, 500 ठीक है। TDMS स्टैंड फॉर। तो TDMS का क्या फुल फॉर्म होता है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। Overhead catenary system with approximately 150 square mm of copper cross sectional will have approximately ampere of current carrying capacity। तो देखो हमारा जो OHE होता है ना, वो कितना करंट जो है वो सहन करता है, उसकी जो कैटनरी होती है। तो ये 600 एम्पियर। तो हमारी कैटनरी है कितने एम्पियर के लिए डिजाइन है, 600 एम्पियर के हिसाब से है। तो इसका सही आंसर होगा 600 एम्पियर। आपको जो है इसका आंसर किसी किसी ने बोला था कि 800 एम्पियर हो सकता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 600 एम्पियर होगा, है ना। क्योंकि हमारी जो OHE है वो 600 एम्पियर के हिसाब से ही चलती है। मिनिमम डैश डिस्चार्ज रोड is are required for protection during maintenance एक्टिविटीज़ ऑफ OHE। तो जो OHE में जब भी हमको कोई काम करना है तो वहाँ पे मिनिमम 2 डिस्चार्ज रॉड की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा दोनों एंड जो है हम उसको क्या करते हैं, अर्थ करते हैं, उसके बाद ही हमारा स्टाफ जो है वहाँ पे काम करता है। तो इसका जो है आंसर क्या होगा कि 2 डिस्चार्ज रॉड जो है मिनिमम हमको चाहिए होती है मेंटेनेंस वर्क करने के लिए OHE पर। द सेफ डिस्टेंस टू वर्क नियर ऑन OHE वायर। देखो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग हर एग्ज़ाम में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी को पता है 2 मीटर, यानी कि जो सेफ डिस्टेंस है OHE के पास काम करने की वो है 2 मीटर। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी देखो ये काम करने के लिए पूछा है, अभी एक और क्वेश्चन है इसी में, इसी से जुड़ा हुआ। OHE के संबंध में पेड़ का कोई भी हिस्सा निकटतम लाइव कंडक्टर से मीटर के करीब नहीं होना चाहिए। ये OHE के बारे में पूछ रहा है। देखो कि भाई पेड़ का कोई भी हिस्सा है वो कितना दूर मिनिमम होना चाहिए। तो देखो 4 मीटर, वर्क सेफ डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, लेकिन पेड़ का कोई भी हिस्सा जो है वो 4 मीटर से जो है नज़दीक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 4 मीटर। कौन से कैडमियम कॉपर से बने हैं, कैटनरी एंड लार्ज स्पान वायर, कैटनरी लार्ज स्पान वायर या कॉन्टैक्ट वायर। तो देखो अभी हमको पता है इसके बारे में कि कैडमियम कॉपर से जो है कैटनरी और लार्ज स्पान वायर जो है वो बने हैं। ये इसका सही आंसर है। आमतौर पर 1x25 kV ट्रैक्शन सब स्टेशन में पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सी कैपेसिटर बैंक लगाई जाती है। देखो मैंने अभी आपको ऊपर एक दिखाया था, तो फिक्स टाइप ही जनरली होती है। तो इसका सही आंसर होगा फिक्स टाइप, है ना। ये इस प्रकार से जो हमें दिखता है।
ये कैपेसिटर बैंक है ना, जो टीएसएस के ऊपर या टीएसएस के वहाँ पे लगे होते हैं। ओएच में लगाए हुए दो निकटतम ड्रॉपर के बीच की दूरी मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो जो ड्रॉपर होता है उसकी डिस्टेंस अलग अलग होती है ना, तो जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 9। और ड्रॉपर किसको बोलते हैं ये हम आगे ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रैक्शन सब स्टेशन में लगने वाले ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की मानक एमवीए रेटिंग नहीं है? कौन सी नहीं है, यानी कि जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जो आता है वो किस रेटिंग में नहीं आता है? 25, 13.5, 21.6 और 30 या 30.24। तो देखो 21.6 सबसे ज़्यादा आपने ये सुना होगा, तरफ 13.5 भी आता है और 30 भी आता है, लेकिन 25 जो है एमवीए में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर होगा 25। नेक्स्ट है ओवरलैप प्रोवाइडेड एट एन एसएसपी इज। एसएसपी के ऊपर कौन सा ओवरलैप प्रोवाइड किया जाता है? तो हम जानते हैं कि वहाँ पे इंसुलेटेड ओवरलैप प्रोवाइड किया जाता है, इसका सही आंसर ये है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।